डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय स्टडी चैनल शिक्षा सूत्रा। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये है क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो नेशनलिज्म का राइज होता है वो कैसे होता है। तो इसका जो पार्ट 1 है वो आज हम करेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. तो जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म का वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आना स्टार्ट होता है। जैसे कि आप सभी को याद है कि 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम फ्रांस एक ऐसा राज्य होता था जिस पर किसका रूल होता था, मोनार्की। सिर्फ वहाँ पे मोनार्की होता था। मोनार्की मीन्स निरंकुश राजा का ही शासन होता है। मोनार्की होता है जैसे राजा है तो राजा का बेटा ही आगे राजा बनेगा, वो ही पूरी सत्ता को संभालेगा। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम in the wake up of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ इसका क्या इफेक्ट देखने को मिला, जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से देखने को मिले। और सॉवरेंटी क्या होता है, संप्रभुता। संप्रभुता होती है जिसमें जो नागरिक होते हैं वो अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं, अपनी सरकार को वो खुद बनाते हैं, तो वो होती है सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी मोनार्की से जो सॉवरेनिटी पे आए वो, तो वो किस तरीके से आए, वो आए रेवोल्यूशन के थ्रू, क्योंकि लोगों के अंदर एक आइडियाज़ आया, लोगों के अंदर आइडिया डेवलप हुए कि मतलब किस तरीके से हम लोग भी अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, जिससे एक सॉवरेनिटी गवर्नमेंट जो है वो अस्तित्व में आएगी। Next, the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। proclaimed होता है घोषणा करना। तो क्रांति ने, जो रेवोल्यूशन हुआ उसी ने एक घोषणा की कि अब लोगों का क्या होगा, लोगों द्वारा जो सरकार है वो चुनी जाएगी और लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का गठन होगा, और वही उसकी आगे की जो भी है शेप मीन्स आगे क्या होना है वो सारी चीज़ें तय करेंगे। लेकिन रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था कि सारी की सारी चीज़ों को राजा ही तय करता था कि क्या होना चाहिए। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी चेंजेस आए जिससे लोगों ने अपने डिसीजन लेना शुरू कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। ये जो है इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर, आप लास्ट में जाएंगे, आपकी बुक में जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टेक क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हम इसका आंसर जो है वो भी साथ में ही डिस्कस करेंगे। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। अब क्या हुआ, शुरू से ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, रेवोल्यूशनरी होता है क्रांतिकारी, उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे जो फ्रांस के लोग थे उनमें एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा था, जैसे आप पिछली क्लास में जाएंगे थोड़ा सा, क्लास 9th में जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था तो उस टाइम आपको पता था कि मोनार्की सिस्टम होता था और राजा जो था वही जो भी रूल्स बनाता था वो जनता को फॉलो करने पड़ते थे, तो जिससे उनके साथ भेदभाव होता था। तो लोगों में एक अवेयरनेस पैदा होती है, तो लोग जो हैं वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि अभी मैंने आपको बताया था, तो ये इसके पॉइंट्स आएंगे। जैसे
आप स्टार्टिंग से ऐसे ही लिखेंगे इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। नंबर 1, द आइडियाज ऑफ अ ला पैट्री। ला पैट्री मतलब होता है फादरलैंड, एंड द ली सिटियन द सिटीजन। ली सिटियन का मतलब होता है द सिटीजन। emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि लोगों ने पहले क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिससे क्या था कि लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो सबसे पहले फादरलैंड और जो भी नागरिक जैसे विचार थे उनके ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया, उन पे बल दिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अब हम अपनी कंट्री के लिए क्या करते हैं, जैसे इंडिया हमारी कंट्री है तो हम अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, हम उसके नारे लगाते हैं जैसे भारत माता की जय, या कुछ इस तरह से हमारे अंदर एक क्रांतिकारी भावना पैदा होती है। तो ठीक इसी तरह से जो फ्रेंच के लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने इन चीज़ों पे बल दिया कि हमारी ये जैसे पितृभूमि है या मातृभूमि है तो हम इसको बचाएंगे, मतलब इसमें इक्वालिटी लाएंगे कि जो गलत हो रहा है उसका विरोध करेंगे। तो ये विचार जो थे इससे भी क्या हुआ, लोग जो थे वो अपने राइट्स को पाने में कामयाब रहे। आगे था अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। The State General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहले जो था वो वहाँ का तिरंगा कौन, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर commemorated all in the name of the nation। बाद में क्या होने लगा, अपना उनका ध्वज बना। जैसे मैं आपको बता दूं जो फ्रांस का ट्राई कलर है उसमें पहले ब्लू कलर होता है, बीच में वाइट होता है और थर्ड में रेड होता है। तो इस तरह से उनका फ्लैग होता था। तो एक राष्ट्रीय ध्वज बना दिया गया और जो भी स्टेट जनरल का चुनाव होता था वो वहाँ के सिटीजन करते थे, जिसको नेशनल असेंबली नाम दिया गया था। आगे जो नए नए हाइम्स थे, हाइम्स क्या होते हैं, हाइम्स होते हैं जैसे नई नई जैसे स्तुतियाँ रची गई अपने देश के लिए, मतलब जैसे हम करते हैं अपना राष्ट्रगान होता है या वंदे मातरम होता है, इस तरीके से वहाँ के नारे लगने लगे, शपथें ली गईं और शहीदों का गुणगान जो था, मार्टिर्स होते हैं जो शहीद हो गए थे अपने देश के लिए, उनका जो था वो गुणगान होना शुरू हुआ। और ये सब किसके नाम पे होने लगा, राष्ट्र के नाम पे होने लगा, अपनी कंट्री के नाम पे होने लगा, जो कि पहले राजा के नाम का होता था। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory। बाद में क्या हुआ, जो भी एक वो करी गई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो बनाया गया। उसमें क्या था, जो भी उस एरिया में रहने वाले नागरिक थे उनके लिए जो थे वो समान कानून बनाए गए। सारे सिटीजन जो थे उनके लिए समान लॉ जो थे वो बनाए गए। और जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यू वर एबोलिस्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज एडॉप्टेड। उसके बाद क्या हुआ, जो भी टैक्स लगते थे, शुल्क लिए जाते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। और जो भी भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था थी वो उसको भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेजेस ऑफ द नेशन। और वहाँ की जो बोलियाँ थी, क्षेत्रीय बोलियाँ, जो कि हमारे क्षेत्र की एक कोई भाषा होती है, डायलेक्ट्स होता है, जो भी हमारा बोलियाँ होती हैं जो हम बोलती हैं, उनको क्या मिला, उनको डिस्करेज कर दिया गया। और वहाँ पे पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, जो बाद में राष्ट्र की भाषा बन गई। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द रेवोल्यूशनरी
फर्दर डिक्लेयर। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल पे जो न्यू हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।